अब मेरे 2-3 सुझाव है, मैं बहुत जल्दी दे दूंगा माननीय अध्यक्ष। 2 मिनट मंत्री जी। हाँ, मैं बिल्कुल कोई पिन पॉइंट बात हो तो बता दो। पिन पॉइंट बात बता रहा हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के लिए आवश्यक होता है बीजों की गुणवत्ता, और बीजों की गुणवत्ता में नमूने पाए गए, जांच में नमूने पाए गए, उनमें भी अमानक पाए गए। इसी तरह से उर्वरक और इसी तरह से अपने रसायन, जहर में भी गुणवत्ता नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो खेती कैसे हो जाएगी? खाद नहीं, बीज नहीं, और ये तीनों चीज गुणवत्ता की नहीं होने पर, ये इन्होंने खुद ने बताया, नमूने लिए और अमानक पाए गए, तो खेती होना संभव नहीं है। इसी तरह से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भारत सरकार से इनको 363.09 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे इस सरकार को, मगर इन्होंने लिए 263.33 करोड़, और वो 233 करोड़ जो लिए उसमें से 105 करोड़ इनको कम मिलने का कारण 105.61 करोड़ इनके पास बड़ी चौपड़ पे बुलवाना, आप ये तो अवशेष थोड़ी दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अवशेष के कारण से इन्होंने इस योजना का पूरा फायदा नहीं लिया, और बीकानेर जैसे विश्वविद्यालय को, ये कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर है, उसको 1-2 करोड़ के एवज में 1 रुपया भी 0% उनको रुपए दिए, जिसकी वजह से ये योजनाएं सफल नहीं हो रही है। धन्यवाद। ये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2 बात और कहना चाह रहा हूं। ये जो बीमा योजना है, फसल बीमा योजना, किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। इसमें प्रीमियम के इन्होंने वसूल किए 19 उपाध्यक्ष महोदय 10.49 लाख रुपए, और उन्होंने व्यवस्था दी गई थी आसन की तरफ से 10.45 पे बीमा मंत्री महोदय का जवाब आना था की जो राशि इन्होंने दी है, उपाध्यक्ष महोदय 1045.33 करोड़ रुपए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय प्रीमियम के रूप में क्या समाप्त हो जाए, डबल प्राप्त किया, और उन्होंने सरकार को मुआवजे के रूप में आधा भी नहीं दिया। इसलिए किसानों से जो मुआवजा प्रीमियम की राशि ली जाती है, उसका आधा हिस्सा भी किसानों को नहीं दिया। फसल बीमा की जो बात करते हैं, वो किसान के साथ सबसे बड़ा धोखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में खत्म कर, क्या मतलब है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये हमेशा ये नेता प्रतिपक्ष महोदय, उपाध्यक्ष यहाँ उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय विराज रहे हैं, किसानों के चर्चा करने के बाद ये ग्वारपाटा की जो खेती होती है, उसके बाद आपके सदस्य आपके कंट्रोल में होने चाहिए, के क्षेत्र में लाया जाए। आपसे चर्चा करने के बाद समय तय किया है। माननीय अर्जुन जी बोडक, आपका तो पक्का ही आदरणीय कटारिया साहब, ये आपके माननीय सदस्य को अनुशासन में रखो, आपसे बात करके किया टाइम। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय 250 सदस्यों ने कटमोशन दिए थे। बोलने वालों की संख्या 17। जिन महानुभावों ने अपने विचार रखे हैं, उन विचारों पर विभाग द्वारा विचार किया जाएगा। यदि वो उपयुक्त पाए गए तो सरकार उसको स्वीकार करने में कोई हिचकिचाएगी नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी कृपया शांत रहें। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करते समय इस बात को कहा
कि भारत कृषि प्रधान है, राजस्थान भी विशेष रूप से कृषि प्रधान है। तो कृषि प्रधान देश में खेती एक मुख्य धंधा है और खेती के साथ साथ पशुपालन है। ये एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि अगर पशुपालन करने वाले के पास अगर खेती की ज़मीन हो, खेती नहीं करता हो, तो उसको आज के ज़माने में पशु पालना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, आज खेती से ज़्यादा इनकम पशुपालन में है। इसलिए अगर आप आंकड़े देखेंगे तो राजस्थान में भी पशुओं की आय ज़्यादा है खेती के बजाय। अब राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें न तो कोई पर्याप्त पानी है, न कोई अच्छी ज़मीन है, ज़्यादातर दौरों की धरती है और दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बरसात भी बहुत कम होती है। इस प्रकार की परिस्थिति में कृषि में आमदनी बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि राजस्थान में सन 10-11 में दलहन का ज़्यादा पैदावार करके देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और उसमें जो पानी वाले प्रदेश हैं उन सब से कंपटीशन करके जो सर्वोच्च स्थान पर राजस्थान पहुंचा है, ये पहली बार पहुंचा है। इसके लिए अपने प्रदेश के काश्तकार बहुत बहुत बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार से 11-12 में भी सभी प्रकार के खाद्यान्नों में उत्पादन में राजस्थान को पुरस्कृत किया है और देश में एक स्थान प्राप्त किया है। आज़ादी के बाद इतने लंबे समय ये सर्वोच्च सम्मान जो राजस्थान को मिला है, माननीय गहलोत साहब की सरकार के टाइम में मिला है। इसलिए मैं माननीय गहलोत साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, अभी माननीय पूर्व कृषि मंत्री महोदय जो आंकड़े दे रहे थे, वो कहाँ से लाया, क्या आंकड़े थे, मेरे को तो पता नहीं। दूसरी बात, उन्होंने ये शुरू की कि किसान होता है वही किसान का दुख जानता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे से वो ज़्यादा किसान हो गए। आपका जब जन्म हुआ था तब मैं खेती करता था, जो पानी को बू कहते थे आप, और 9 साल की उम्र में मैंने खेत में बैलों का हल चलाना सीखा था, शुरू किया था और सारा खेती का काम किया है, पशुपालन का काम किया है। आज भी मेरे घर में बहुत बड़ी खेती होती है। 800 बीघा मेरे पास ज़मीन है, 11 ट्यूबवेल है। तो मैं भी काश्तकार हूँ। नहीं, जवाब सुनिए, आप तो जवाब सुनिए। एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय जवाब दे रहे हैं, मंत्री महोदय बीच में नहीं। क्या होगा? नहीं, आप जवाब रिकॉर्ड पे ही आ रहा है जवाब सारा। क्या हो गया? आप जवाब सुनने नहीं, क्या हो गया? माननीय राठौड़ साहब चिंतित मत हो, उनके ऊपर सीलिंग लागू नहीं है। इसलिए परिवार के साथ होगी ना, वास्तव में अलग अलग आदमी के नाम पे होगी। अब आपको कोई बात अटपटी लगे, ये मैं पहले भी कहने वाला था, मैं एक गांव का सीधा साधा किसान हूँ।
जो आप विद्वान लोग हो वो घुमा फिरा के जो कहना चाहते हो वो मैं कहता नहीं, मैं तो सीधी बात कहता हूँ, इसलिए आपको कोई बुरा लेकिन आपकी उद्योगता का ये लोहा मानते हैं। आपने कहा कि ये बजट घट गया, मैं कह रहा हूँ आपके 5 साल के पीरियड में कृषि पर 848 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च हुए और हमारी सरकार में 4 साल में 3,588 करोड़ 50 लाख रुपए। ये कितने गुने हैं? आप कहाँ से आंकड़े ला रहे, कहाँ से बजट घटा दिया, मेरे समझ में नहीं आता। ये 5 गुने के आसपास है। इसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं क्या प्रगतिशील किसानों को इनाम देना, आज पहली बार गहलोत सरकार ने इस बात को सोचा कि हर तबके के लोगों को इनाम मिलता है। आज स्टेज पर नाचने गाने वालों को तो इनाम मिलता है और खेत में खड़ा वो किसान सर्दी गर्मी बरसात हवा सबको सहन करके सारे लोगों का पेट भरने का काम करता है, उसको किसी ने याद नहीं किया। इतना जरूर याद करते हैं, चुनावी सभा होता है तो किसान अन्नदाता चुनाव हो गया, उसके बाद में भूल गए। आज इस सरकार ने राज्य में 9-10 से ये इनाम शुरू किया था और हर साल आ रही आवाज आ रही है। 496 किसानों को 60 लाख रुपए का इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। चौथा इनाम अभी तैयार है, थोड़े से दिनों में वो इनाम मिलेगा, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इस बात को याद नहीं किया। दूसरी बात, आज राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो आए वर्ष कुछ न कुछ हिस्से में अकाल पड़ता रहता है, लेकिन किसानों को मुआवजा देने की बात आज तक नहीं हुई। इस सरकार ने किसानों को 9-10 में जो अकाल था उसमें आदान अनुदान के नाम से 798 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। दूसरी बात यह, आपदा प्रबंधन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। अकाल के समय काश्तकारों को इनाम मिले, अकाल के समय किसी को रोजगार देना हो, पानी की व्यवस्था करनी हो, इस प्रकार की व्यवस्था थी। ये पहली बार राज्य सरकार ने प्रयत्न किया और माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार ने इसको स्वीकार किया और अब इसको आपदा प्रबंधन विभाग में शामिल कर लिया गया है। जो ये पहले तो राजस्थान को ही मिला था और अब पूरे भारत में ये मुआवजा मिल रहा है। दूसरी बात, नवीन पदों का सृजन। नवीन पदों का सृजन आपके टाइम में 45 हुए 5 साल में, फिर इन्हें 1134 हुए इन 4 साल में। पदोन्नतियां आपने की 250,
और 4 साल में इस सरकार ने की 252। देश में खाद्यान्न की कमी के कारण पुराने लोग उन्होंने देखा होगा, लेकिन सुन रहे दूसरे लोग भी कि अपना अमेरिका से एक रद्दी गेहूँ लाते थे, उनका जो रिजेक्ट किया हुआ गेहूँ आता था। आज देश में प्रगति का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। राजस्थान में जैविक खेती का जो काम हो रहा है, उसमें पिछले साल मुरारका फाउंडेशन की तरफ से जैविक दलहन के कई कंटेनर मैंने खुद ने रवाना किए। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जहाँ से आप सड़ा गला मंगाते थे वो वापस अपने से मंगा रहे। और इस जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार किसानों को 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन स्वरूप देती है। राज्य सरकार ने लक्ष्मणगढ़, सीकर और नागौर में बीज विधान केंद्रों की स्थापना की है। मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं आपने 5 साल में 20 खोली, फिर इस सरकार ने 5 साल में 45 खोली। बोलने दो भाई, ऐसे क्या कर रहे हो? क्या हो गया भाई? दिक्कत क्या हो रही है? जनजाति उपयोजना क्षेत्र और बांसवाड़ा डूंगरपुर में प्रत्येक किसान को 5 किलो निःशुल्क बीज लगभग 8 लाख कृषकों को मक्का का वितरण किया। इस साल और किया जाएगा। चारा विकास योजना 13-14 में अनुमानित 9 लाख किसानों को चारा बीज के मिनी किट दिए जाएंगे। सुनिए आप कृपया, डिस्टर्ब नहीं करें आप। सुनिए सुनिए। अजमेर जिले में केकड़ी सहायक निदेशक विस्तार कार्यालय खोला जाएगा। राज्य में संचालित कृषि विभाग की विभिन्न प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 171 पद सृजित किए गए। कुल 1971 पद सृजित किए गए। राज्य में कृषि उपज के वैज्ञानिक भंडारण का आधारभूत ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से नाबार्ड के सहयोग से राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा 35 स्थानों लाडनो, अटरू, उदयपुर, केशोराय पाटन, खानपुर, गढ़साना, चित्तौड़गढ़, छबड़ा, दादरा पाटन, जीराना, डबली राठान,
दूनी, पालड़ी, बांदीकुई, बांसवाड़ा, बिलाड़ा, बूंदी, भवानी मंडी, भादरा, मंडावरी, महुआ, मंडावर, मांडलगढ़, मोहनगढ़, रायसिंहपुर, रामसिंहपुर, रायसिंह नगर, आंवला, रिडमलसर, लूणकरण, सिरसापुरा, कर्णपुर, विजयनगर, शीशवाली, सुमेरपुर, हिंडौन, कुचामन सिटी पर गोदाम बनाकर वैज्ञानिक भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। उद्यान विभाग, उद्यान विभाग में आपने 5 साल में 154.80 लाख रुपए खर्च किए, लाख नहीं करोड़। हमने 4 साल में 1399.33 करोड़ रुपए खर्च किए। आप कह रहे थे कि बागवानी में घट गया, कहाँ 154, कहाँ 1309? वो छाया है, आप हकीकत हो। है वो छाया है, आप हकीकत हो। बागवानी कल्चर प्रयोगशाला, छाया में हकीकत का फर्क होता है। खजूर के उस गुणवत्ता पौधे तैयार करने हेतु निजी जन सहभागिता के साथ सदस्य ने मंत्री जी के लिए शब्द काम में लिया है, उसको निकला जाए। अंतर्राष्ट्रीय मानकों आधारित तो भी गलत विश्व होगा, स्तरीय खजूर निकाल देंगे, गलत नहीं होगा तो। संवर्धन प्रयोगशाला टिश्यू कल्चर लैब जोधपुर में स्थापित की गई है। इस लैब में 2.5 लाख तक खजूर के पौधे प्रति वर्ष उत्पादित किए जा सकेंगे। प्रयोगशाला में खजूर के पौध उत्पादन कार्य शुरू हो चुका है और ये प्रयोगशाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। इजराइल के सहयोग से एक्सीलेंस सेंटरों की स्थापना, इस हेतु प्रजनन फलोद्यान नानता कोटा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संतरा, डिंडोल बस्सी, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अनार, भोजका जैसलमेर सेंटर ऑफ खजूर, फल सब्जी परिवहन हेतु रेफ्रिजरेटर बेंच, फल सब्जी उत्पादन बाजार तक सुरक्षित परिवहन हेतु राज्य में जयपुर जिले में 6 कृषकों को रेफ्रिजरेटर वैन अनुदान पर उपलब्ध कराई गई है। इससे कृषक जल्दी खराब होने वाले अपने फल सब्जी उत्पाद जो नियंत्रण वातावरण में परिवहन करके खराब होने से बचा सकेंगे। प्रत्येक वैन की कीमत 11.5 लाख रुपए, जिसमें 40% अनुदान है और इस वर्ष 10 रेफ्रिजरेटर वैन अनुदान पर और दी जाएगी। कृषकों की सब्जी का उचित मूल्य दिलवाने व उपभोक्ताओं के गुणवत्ता सब्जियों के उपलब्ध कराने हेतु 11/12 में जयपुर जिले में सब्जी उत्पादन योजना शुरू की गई है। इस योजना में 10,000 कृषकों की कंपनियां बनाई गई है। आधुनिक वेंडिंग कार्ड रिटेल आउटलेट माध्यम से सब्जियां शहर में विक्रय की गई है। इस प्रत्येक वेंडिंग की कीमत 50,000 है
और 15,000 अनुदान का। और इस साल इसमें सीकर और अलवर जिलों को भी सम्मिलित किया गया। बहुत अच्छा। अब पशुपालन नहीं, अभी तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और है। 1913-14 में 30,000 हेक्टेयर में बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र स्थापित किए गए थे। इस हेतु 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे तथा 400 जल ढांचों का निर्माण होगा। वर्ष 13-14 में 8,500 हेक्टेयर में क्षेत्र में फल बगीचे स्थापित किए जाएंगे। 13-14 में 1,60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस और 84,000 वर्ग मीटर में शेड नेट स्थापित की जाएगी। वर्ष 12-13 में वर्ष 2013-14 में 2,000 प्याज भंडारण संस्थाओं का निर्माण होगा। वर्ष 13-14 में बजट की घोषणा के अनुसार 10,000 सौर ऊर्जा संचालित पंप सेट लगाए जाएंगे। प्रदेश में उद्यान की संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा अनुसार आगामी वर्ष में बूंदी, झुंझुनू, करौली और डूंगरपुर में सहायक निदेशक कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। अब पशुपालन मंत्री खड़ा हो गया, माफी मांग लेंगे, फिर नहीं बोलूंगा ऐसे है। पशुपालन में गत सरकार द्वारा दिसंबर 3 से दिसंबर 8 तक 835 करोड़ रुपए खर्च किए थे और इस सरकार ने 4 वर्ष में 1,313 करोड़ रुपए खर्च किया। एक तरफ आप बजट कम कर रहे हो, आपके टाइम में नवीन पशु चिकित्सा संस्थाएं एक भी नहीं खोली। सदन का बिजनेस है, सदन में जो चल रहा है, मंत्री जी का रिप्लाई वो सुनना होगा। और 806 कर्मोन्नत। आपको हिंदी समझ में नहीं आती क्या है? नहीं, एक बात है उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ऐसा नहीं है। सीओटी में नहीं रहे जबरदस्ती बस लकीर पीटते रहो। क्यों कर रहे हो? कागज दिलवा दो हमको। आप क्या कहना चाहते हैं? कोई बात समझ में तो आए ना। हिंदी सबको आती है, हिंदी बोले भी तो। आपको नहीं आती तो विराटनगर वाले सुबह से बोल रहे हैं, किसी के आज तक समझ में नहीं आई आपको क्या बोलते हो। अरे बोलना ये बोल गया। विराजे राजस्थान में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना सन 9-10 में बजट घोषणा की गई थी और ये ऐसा विश्वविद्यालय है जो इस वर्ष इसमें 386 नए पद स्वीकृत किए हैं जो राजस्थान। उपाध्यक्ष जी एक मिनट में ऐसा है, यूनिवर्सिटी बनेगी है। मैं सीरियसली आपको मुख्यमंत्री ठीक है, पशुधन आप निःशुल्क मुझे दवा बता दो या योजना। कुछ भी कर दो। जब मंत्री उठ के अपनी बात कह रहे हैं और हमारे साथ ही जो छाया मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री है, छाया मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री है जिन्होंने अपनी बात शुरुआत में वहाँ कही, एक मतलब सीनियर कैबिनेट के मंत्री है, कल हम भी इस उम्र में आएंगे और आप इस तरह से आप जो बैठ जाओ, आप अभी कैसे बैठ जाओ? अच्छी बात है, ताली बजा रहे तो आप लोग मत करो, मेज बजाना गुनाह। अच्छी बात कह रहे हैं। आपको कल से 11 बजे तक नहीं चलाए, 12 बजे नंबर डालिए। आप गंभीरता रखो, सीरियसनेस रखो, प्रदेश की इससे बात समस्त करें, ठीक है? 2 मिनट मजाक होती है, बार-बार मजाक थोड़ी होती है। पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना। पशुपालक समान समोरा को भैया गंभीरता रखिए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं क्या? राजस्थान सरकार ने
पहली बार ये योजना स्वीकार की है। पहले किसानों की और अब पशुपालकों को इनाम दिया जाएगा। योजना अंतर्गत कुल 249 पशुपालकों को 45 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये पहली योजना है। प्रदेश में गौ सेवा निजाशाला की स्थापना और इसके लिए 25 ज्यादा समझदार बनने में अच्छा नहीं लगता ना। जब मंत्री जी जो आप दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पशु आपकी इच्छा सदन में बैठने को तो बिराजिए, आपके ऊपर कंपल्सन नहीं है। राजस्थान वेटरनरी सर्विस कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष में 400 ग्राम पंचायतों में 9 पशु चिकित्सालय, 200 में चिकित्सा उपकेंद्रों को चिकित्सालय में क्रमोन्नत, 500 को प्रथम श्रेणी में। वर्तमान के 15 जिलों में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा स्थापित है। आगामी वर्ष में शेष 18 जिलों में जिला स्तरीय पशु चिकित्सा को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। किसान का बेटा हो गया, किसान है। मंत्री खड़ा होकर माफी मांग ले तो भी छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, गत सरकार ने के कार्यकाल में मत्स्य के ठेकों को 38.2 करोड़ की आय हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल में 88.0 करोड़ की आय हुई है। आदिवासी क्षेत्रों में 3 बड़े जलाशयों जयसिमंद आदिवासी क्षेत्रों में 3 बड़े जलाशयों जयसमंद, माई बाजार सागर और कडाना बैक वाटर के मदद से उत्पादन का लाभ अब सिर्फ आदिवासी मछुआरों को मिलेगा, सरकार इससे कुछ नहीं लेगी। आदर्श मछुआरा गांव के विकास के तहत वर्तमान सरकार द्वारा 105 आवासों का निर्माण अब तक कराया गया। इस बार 40 नए आवास निर्माण कराए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणाएं और उन्हीं बजट में से कुछ नई घोषणाएं आपके सामने रखी है। मैं करने वाले माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर आपके कटौती प्रस्ताव का उत्तर कल आपको सभी को मिल जाएंगे। इन शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री बाबूलाल जी नागर, डेयरी राज्य मंत्री। बोलूं? दो मिनट करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या अब तो आ रहा है ना सुनने में 39 पशुपालन में डेयरी के संबंध में 4 माननीय सदस्यों ने कट मोशन दिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है और कभी हमारे प्रदेश में अकाल, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, किसान को अधिकतर जब से फेमिन कोड बना है उसमें अधिकतर प्रदेश में कोई न कोई जिला, तहसील अकाल से ग्रसित रहती है। ऐसे स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन ही किसानों के जीवन का एक आधार बनता है और मुझे खुशी है उपाध्यक्ष महोदय कहते हुए कि प्रदेश में करीब 7 लाख पशुपालक डेयरी से जुड़े हुए हैं
और अपने जीवन यापन का मुख्य आधार उन्होंने पशुपालन बना रखा है। प्रदेश की सरकार ने लगातार डेयरी के माध्यम से प्रयास किया है कि हमारे पशुपालकों को दूध उत्पादक का पर्याप्त राशि मिले। और इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय कि राजस्थान में इन 2 वर्षों में पहली बार बजट में डेयरी का नाम आया है। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 65 करोड़ रुपए डेयरी को, जिसके माध्यम से मिल्क पाउडर प्लांट और पशुआहार संयंत्र राजस्थान में पाली और जयपुर में खोलने का निर्णय किया। और इस बार तो उपाध्यक्ष महोदय 2 रुपये किलो की दर पर राजस्थान के किसानों को अनुदान देने का जो ऐतिहासिक फैसला किया उपाध्यक्ष महोदय, करीब 150 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों को मिलेगा। और निश्चित रूप से इससे दूध पालन, पशुपालन, दूध उत्पादकों को बहुत बड़ा संबल मिलेगा उपाध्यक्ष महोदय। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मंशा कि प्रदेश में राजस्थान की राजधानी जयपुर में मेट्रो डेयरी की स्थापना हो और जयपुर जिले के गोविंदगढ़ में 250 करोड़ की लागत से मेट्रो डेयरी की स्थापना करने का सरकार ने निर्णय लिया है। और मैं समझता हूं कि जो दूध का संकलन और जो मिल्क पाउडर बनाया जाता है, आज भी प्रदेश में निजी डेयरियों और निजी मिल्क पाउडर संयंत्रों के माध्यम से काफ़ी इनके माध्यम से बनाया जा रहा है। जब ये मेट्रो डेयरी की स्थापना हो जाएगी, मुख्यमंत्री जी ने बजट की भी इसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय 250 करोड़ में 40 करोड़ रुपए उन्होंने मिल्क पाउडर के प्लांट के प्रावधान किए और 100 करोड़ रुपए की भी उपाध्यक्ष महोदय मेट्रो डेयरी की व्यवस्था हो गई है। तो और जो बाकी के जो शेष राशि है, इसके लिए भी डेयरी ने अपना प्लान बनाकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रस्तावित कर दिया है। मैं इस अवसर पर ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, समय की समझ रहा हूँ। आपने 4 कटमोशन मुझे दिए हैं, चारों का जवाब 3 दिन में भिजवा दिया जाएगा। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ उपाध्यक्ष महोदय कि पिछले 4 वर्षों में जो लगातार प्रयास करके हमारे किसानों को अधिक से अधिक दूध का राशि देने की, उत्पाद की राशि देने की कोशिश करी है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 4 वर्षों में मैं अगर 51 महीने की माह की चर्चा करूं उपाध्यक्ष महोदय, तो प्रदेश में पिछले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2003 दिसंबर 2003 से फरवरी 2 दिसंबर 2003 से 2008 तक उपाध्यक्ष महोदय, दूध खरीद दर 11 रुपये 61 पैसे का औसतन पशुपालकों को दिया जा रहा था। आज इन 51 माह में 11 रुपये 61 पैसे से के बढ़कर आज पशुपालकों को 21 रुपये 22 पैसे की दर पर भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय, वो भी बता दूंगा उपाध्यक्ष महोदय, दूध संकलन अगर हम 51 माह का जोड़ते हैं तो भारतीय पिछली सरकार के दौरान 14,38,000 का औसतन प्रतिदिन का आ रहा था और आज
17,50,000 औसतन प्रतिदिन का दूध संकलन राजस्थान में किया जा रहा है, जो कि 22% अधिक है। और दूध खरीद का भी 83% इन 4 वर्षों में अधिक है। इसी तरह दूध भुगतान के संबंध में उपाध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 51 महीनों में 2,590 करोड़ 11 लाख रुपए का राजस्थान के पशुपालकों को भुगतान किया गया। और उपाध्यक्ष महोदय, इन 51 माह में हमारी सरकार में 5,760 करोड़ 66 लाख 122% अधिक राजस्थान के पशुपालकों को भुगतान किया गया है। इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा, दूध का जो खरीद दर था, आपसे डिस्कशन नहीं, आप तो पढ़िए मंत्री जी। उपाध्यक्ष महोदय, केवल राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अब आप और उनके 51 माह में जो प्रति केजी फैट जो राजस्थान के किसानों को भुगतान किया जा रहा था 200 रुपए था, और आज इन 51 महीनों में 202 रुपए से 377 रुपए आज राजस्थान के किसानों को फैट के दर के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, बाबूलाल जी नगर, इसी तरह हमारे दूध की शुद्धता और किसान को पशुपालक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, बल्क मिलर कूलर। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के जो समय राजस्थान में 237 थे और उसे बढ़ाकर 4 वर्ष में उपाध्यक्ष महोदय 1107 हमने राजस्थान के पशुपालकों के यहाँ डेयरियों में लगाया है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि राजस्थान के जो सहकारी डेयरियाँ हैं, ग्रामीण स्तर पर उनको अपना समिति का भवन बनाना हो, दूध संकलन केंद्र करना हो, मुख्यमंत्री जी ने और राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1500 मीटर जमीन हमारे ग्राम सहकारी समिति के लिए निःशुल्क देने की मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है, उसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे थोड़ा क्षणिक समय बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। श्री मुरारी लाल जी मीणा, तकनीकी अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। आजा 1 मिनट मंत्री जी का मेरे बोलने से जो कुछ पॉइंट बच गए उनको मैं हाउस की टेबल करना चाहता हूँ। आपको इजाजत है। जो माने श्री मुरारी लाल जी मीणा, तकनीकी शिक्षा कृषि राज्य मंत्री। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 जिसमें कृषि शिक्षा सम्मिलित है, इसमें सारे 7 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन सब के सभी सदस्यों को जवाब भिजवा दिए जाएंगे। साथ में ही 4 माननीय सदस्यों ने इस संबंध में बोला है, जिसमें पूर्व कृषि मंत्री महोदय ने एक विशेष बात उठाई थी कि इनके टाइम पर एक कृषि कॉलेज उनियारा में खोला गया था, उसको संचालित नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ICR के मॉडल एक्ट में किसी कारण से उसको रोक दिया गया था और आपके जो 2 लाख रुपए उस टाइम जमा हुए थे वापस कर दिए थे। अब माननीय राज्यपाल महोदय ने उसके लिए अनुमति दे दी है और आपको उसके लिए लेटर लिख दिया गया है। 1 लाख रुपए निरीक्षण फीस जमा कराए, उसकी मंत्री जी निरीक्षण फीस भी जमा होगी 5 लाख। आप तो एडमिशन कब चालू कर दोगे? जैसे आप ये कह रहे हैं एडमिशन कब चालू हो, डेट बता दीजिए। आप सरकार हो, मंत्री हो। जैसे ही 1 लाख रुपए निरीक्षण के जमा करा देंगे। जमा कर दिए, 15 दिन हो गए, वो कह रहे थे आप नहीं 1 लाख रुपए भी जमा नहीं मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ। पहले 2 लाख रुपए जमा हुए थे। आसन से निवेदन कर रहा हूँ मैं, आप सुनिए। 1 लाख जमा हो गए, 5 लाख का बजट भी आ गया, ड्राफ्ट बन के चला गया होगा। आप तो डेट बता दीजिए जब आप 13-14 की जो भी हमारी 13-14 नहीं तो डेट होती है, जेट की भर्ती होंगी, उसमें सीट अलॉटमेंट कर दी जाएंगी। हाँ तो कर दीजिए, कब करोगे? वो ये कर रहे हैं। अगली जो भी सेशन चलेगा 13-14 की जो भर्तियां होंगी उसमें आपकी सीटों का अलॉटमेंट हो जाएगा। इनको भाव चढ़ता है विराटनगर से आने वाले माननीय से, धूप लगाओ, बत्ती करो, इनके कोई प्रसाद चढ़ाओ, हर बात में खड़े हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। बत्ती 3-4 तरह की होती है। 4 तरह की बत्ती होती है, कौन सी बत्ती लगाए? उपाध्यक्ष महोदय, इनको कोई बीमारी लग गई मेरे ख्याल से, बार बार खड़े होते हैं। भैरू बाबू आवे इसकी आटे मत आ जाना, भैरू बाबू आवे इसमें।
आपके पास नहीं है, विश्वविद्यालय अब आप दूसरे के पास है, इसको ठीक करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज क्या हो रहा है आपको? प्रदेश के अंदर आप क्या हो रहा है आपको? विश्वविद्यालय आपके पास है, कॉलेज दूसरे के पास है। भाव आ रहा भाव, इनके पूजा पाठ कराओ। माननीय उपाध्यक्ष, अपने प्रदेश के अंदर हमारे टोटल 2 आपके पास नहीं है, कॉलेज दूसरे के पास है, आपके पास विश्वविद्यालय है। अब आप का बेटा इसलिए दर्द है इसके सीने में, अपने प्रदेश के अंदर किसान का बेटा इसलिए दर्द है इसके सीने में। कॉलेज एक जगह नहीं जाते, विश्वविद्यालय अलग रहेंगे, कॉलेज अलग रहेंगे। 2 मंत्री होंगे क्या? एग्रीकल्चर के कॉलेज दूसरी जगह है, विश्वविद्यालय दूसरी जगह है। बोल क्या रहे हो आप? बोल क्या रहे हो? किसी के समझ में नहीं आ रहा। सुबह से बोल रहे हो आप, मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट का 60 साल में आपका गला पंक्चर हो गया और वहाँ हमारे मंत्री महोदय के ऊपर पता है क्या आपको? कॉलेज आपकी आवाज सुबह से समझ में नहीं आ रही। आप सदन को बिना बात बीच बीच में खड़े हो रहे हो। मंत्री जी का जवाब होने दो। गवर्नमेंट कॉलेज, मंत्री उपाध्यक्ष महोदय, और विश्वविद्यालय ये कोई तरीका थोड़ी है सदन के अंदर जब मर्जी आए खड़े हो जाओ। पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। माननीय सदस्य अपनी सीमा में रहिए। आप बोले तो दीजिए, आप अपनी सीमा में रहिए, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, अनुशासन में रहिए। अनुशासन सीखे इस उम्र में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय संचालित हैं, एक उदयपुर में और दूसरा बीकानेर में। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के अंदर 7 हमारे गवर्नमेंट के कॉलेज संचालित हैं और 6 संबद्धता कॉलेज संचालित हैं। उदयपुर के अंदर 6 हमारे कॉलेज संचालित हैं। इसके अलावा हमारे प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है और अभी हाल ही में हमारे 10 कृषि विज्ञान केंद्र अभी और स्वीकृति मिले, जिसमें एक नया जिला बना था प्रतापगढ़ में। बाकी जो प्रदेश के अंदर बड़े जिले थे हमारे, वहाँ पर 9 कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे टाइम पे ही संचालित किए गए हैं। इन सभी हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र प्लस यूनिवर्सिटी, इनमें जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, क्योंकि राजस्थान में रिसर्च की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, हमारे साइंटिस्ट इसमें लगे रहते हैं रिसर्च के लिए, भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए और कैसे कम पानी में अच्छी उपज की जाए, कम भूमि में, जैसा बता रहे थे कि ये खेती का धंधा है, जो घाटे का धंधा है, इसको प्रॉफिट के धंधे में कैसा बदला जाए, इसके लिए हमारे साइंटिस्ट दिन और रात लगे रहते हैं। दूसरा, जैसे हमारी सरकार बनी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली सरकार के अंदर मात्र ये इतनी चिंता कर रहे हैं, इतना हल्ला कर रहे हैं, मात्र 2 कॉलेज इन्होंने खोले थे पूरे प्रदेश के अंदर। ले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले बजट के अंदर 2 महाविद्यालय खोले थे और एक मत्स्य महाविद्यालय उदयपुर में खोला था। और इस बजट में आपको पता, आपने बजट सुना था, हमारे जो 2 कृषि विश्वविद्यालय थे उनकी जगह 3 कृषि विश्वविद्यालयों की घोषणा और किए, किसानों की बातों को ध्यान में रखते हुए। उसके अलावा 2 महाविद्यालय, एक भरतपुर में और एक भीलवाड़ा में। आप सोच सकते हो कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री महोदय कितने चिंतित है किसानों के लिए। उसके अलावा अब बहुत अच्छे रिजल्ट इस करके आएंगे। अभी हमारे कृषि मंत्री ने सारी बातें बताई, अब किस तरह से खाका से बजट आ रहा है, क्या क्या हो रहा है। हमारे साइंटिस्ट जो भी हैं वो सब लगे हुए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसको 10 ब्लॉक में हमारे बांटा गया है पूरे क्षेत्र को। हम भाग्यशाली में इस मामले के अंदर कि पूरा जो हमारा प्रदेश है, इसमें भूभाग हमारे पास में बहुत बड़ा है, भूभाग हमारे पास में बहुत बड़ा है, लेकिन अभी इसमें काम करने की जरूरत है। पानी हमारे पास में कम है, तो जैसे ही ये हमारी सारी चीज़ें संचालित हो जाएंगी, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे सभी जगह आएंगे। धन्यवाद। माननीय श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, कृषि राज्य मंत्री। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के कृषि एवं कृषि विपणन विभाग की मांग संख्या 37 पर वाद विवाद में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया, अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, मेरी ओर से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। किसानों की बेहतरी के लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। सरकार के प्रयासों से, किसान भाइयों के सहयोग से कृषि के क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। कृषि विकास क्षेत्र के साथ कृषि फसलोत्तर प्रबंधन, बेहतर विपणन व्यवस्था की आज भी आवश्यकता है, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कृषि विपणन विभाग राज्य में अपनी स्थापित 130 मंडियां और 308 गौण मंडियों के माध्यम से किसानों को भाव मिले, उचित सुविधा मिले, अपने इन मंडियों के माध्यम से प्रयास कर रही है। अच्छा प्लेटफार्म मिले,
ऐसा प्रयास है। मुझे खुशी है कि वर्ष 11-12 में 403 करोड़ रुपए की शुल्क के रूप में आय हुई। इस वर्ष माह फरवरी तक 445 करोड़ रुपए की मंडी शुल्क के रूप में आय हुई, जबकि इस वर्ष ज़्यादातर किसानों ने बाजरे की जगह मोठ मूंग की बजाय उनकी जगह पर ग्वार की ज़्यादा खेती की। ग्वार की अच्छी फसल भी हुई और फरवरी तक बाज़ार में ग्वार की आवक बहुत कम हुई। पिछले वर्ष काफ़ी भाव ऊंचा रहा, उसी भाव की उम्मीद में लोगों ने उस फसल को रोक रखा है। मुझे आशा है कि जब वो फसल सारी बाज़ार में आएगी तो काफ़ी मंडी शुल्क और आएगा। इस मंडी शुल्क जो आया है, हर साल इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए मैं माननीय सदन के सभी सदस्यों का, हमारे कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्षों का, हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि जिनके सहयोग से हर साल मंडी शुल्क बढ़ा और मंडी में का विकास हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मंडी समितियों का या कृषि विपणन विभाग का काम सिर्फ शुल्क आय करना नहीं है कि मंडी शुल्क ही अर्जित करें। इनके अलावा भी फसलोत्तर प्रबंधन की जो गतिविधियां हैं कि हमारे किसानों की फसल पैदा होने के बाद उनको कैसे बेहतर प्रबंधन दिया जाए, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे कृषक साथियों को अनुसंधान केंद्र, प्रशिक्षण इकाइयाँ, उनका भी भ्रमण कराया गया। राज्य के बाहर भी उनको दौरे कराए गए कि फसलोत्तर प्रबंधन की वहाँ प्रदेश के बाहर जो इकाइयाँ हैं वहाँ भी जाकर देखें कि फसल पैदा होने के बाद हम किस तरह से इसका बेहतर भाव ले सकते हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, समय समय पर कृषक जागृति शिविर भी लगाए गए, जिनके माध्यम से भी किसानों को जागृत किया गया कि अपने फसल का किस तरह अच्छा भाव लिया जा सकता है। आगे भी ये प्रोग्राम आगामी वर्ष में भी ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, काफ़ी लंबे समय से प्रदेश का जो जीरा गुजरात जाता था, सभी माननीय सदस्य उसकी चिंता करते थे कि हमारे प्रदेश की फसल, हमारे प्रदेश का उत्पाद गुजरात जाकर बिकता है। इसी संबंध में भारत सरकार द्वारा स्पाइस बोर्ड ने स्पाइस पार्क की जोधपुर में जो स्थापना की और जोधपुर में विभाग द्वारा विशिष्ट मंडी जीरे की का निर्माण हुआ। इन दोनों के बन जाने से, हालांकि स्पाइस पार्क अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन जीरे की विशिष्ट मंडी बन जाने से जीरे में वहाँ लगभग 25 से 27 इसकी प्रोसेस इकाइयाँ लग गई और मंडी में जीरे का विक्रय चालू हो गया और उत्पादित भी हो गया। इससे मुझे आशा है कि वहाँ की लोकल मंडी में हमारा जो जीरा आएगा वहीं बिकेगा और ग्रेडिंग होने के बाद निर्यात भी होने लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो साबुत जीरे, सौंफ, हल्दी, सूखी मिर्च, धनिया, मेथी, अजवाइन आदि पर से जो वैट मुक्त किया है, वैट हटाया है, दोनों प्रदेशों का, गुजरात और राजस्थान का जो अंतर रहता था वो अंतर अब कम होगा, भाव एक समान होंगे। जहाँ प्रोसेस इकाइयाँ जिस तरीके से लग रही हैं, उससे मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ किसानों को बेहतर भाव मिलेगा
बाजार अच्छा मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट भाषण में फल सब्जियों की जो मंडी में लाकर बेचने की बाध्यता थी उसको भी समाप्त किया। इस बाध्यता के समाप्त होने से हम सोच सकते हैं कि आज हमारे पास एक फल सब्जी मोहाना मंडी है और दूर दूर से किसानों को यहाँ आकर अपने फल सब्जी बेचनी पड़ती थी। छोटे किसानों को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब कहीं भी वो बाज़ार के किसी कोने में भी अपनी फल सब्जी का बेचान कर सकेंगे। इससे फल सब्जियों में उपभोक्ताओं को भी काफ़ी राहत मिलेगी। महोदय, राज्य सरकार ने 2010 में कृषि प्रसंस्करण एवं उद्योग कृषि व्यवसाय नीति घोषित की थी। इसी के क्रम में विभिन्न मंडियों में 70 भूखंड दिए गए, जिनमें से 34 जहाँ 35 इकाइयाँ बनकर तैयार हो गई। कुछ ने तो अपना उत्पादन भी आरंभ कर दिया, ग्रेडिंग प्रोसेसिंग शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में अपने कार्य में संपादित कर देगी। शेष में काम प्रगति पर है। इस नीति को जो पहले ये 31/12/2012 तक थी, 31/3/12 तक, अब इसको बढ़ाकर 31/3/14 तक किया गया है। इसमें लगने वाले जो भी इकाइयाँ हैं उनको लाभ 31/3/14 तक मिलेगा। मुझे आशा है कि इसमें काफ़ी और निवेश आने की संभावना है और इस पर जो भी छूट थी, चाहे वो विद्युत भार में थी, किसी भू रूपांतरण में थी, जितनी भी छूट थी वो निरंतर उन इकाइयों को भी मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एग्रो मार्केट इंटेलिजेंस एंड बिजनेस प्रमोशन सेंटर की स्थापना की जो घोषणा की है, मुझे आशा है कि ये हमारा सेंटर जब बन जाएगा, इसके बन जाने से हमारे किसानों को एक स्थान पर प्रदेश के सभी स्थानों पर जानकारियाँ मिलेंगी, कृषि जिनसों के भाव की और अन्य काश्तकारों की जो सहायता उनको चाहिए कृषि के संबंध में, इसी बाज़ार से, इसी सेंटर से मिलने लग जाएंगी। किसान अपना सलाह लेकर, भाव देखकर यहाँ से माल अपना बेच सकेगा। इसी क्रम में हम अपनी जो प्रदेश के 10 डीडी ऑफिस हैं, प्रदेश की 5 मंडियाँ, उनको भी कंप्यूटराइजेशन करने जा रहे हैं। वो भी इनके साथ जुड़ जाएंगी। इनके परिणाम जैसे अच्छे आएंगे तो प्रदेश की बाकी मंडियों को भी इनसे जोड़ दिया जाएगा। तो इनके जुड़ जाने से हमारी जो संचार व्यवस्था है, जानकारियां है, एक केंद्र से किसान ले लेंगे, जो भी जानकारी चाहेंगे यहाँ से मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के मुताबिक बीकानेर और जोधपुर में फूड पार्क की जो घोषणा की गई है, फूड पार्क दोनों जगह बन जाएंगे तो एक जगह सारे कल कारखाने जो कृषि से संबंधित हैं वहाँ लगेंगे, तो एक नया बाज़ार और बनेगा और इसमें कृषि आधारित इकाइयाँ और लगेंगी, तो किसानों को अपनी फसल का बेहतर भाव मिलना शुरू हो जाएगा। राजीव गांधी कृषक साथी योजना तो 2009 से शुरू की गई थी। इसमें जो राशि 50,000 से 1 लाख करी थी, उसमें माह फरवरी 12-13 में माह फरवरी तक 2604 व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिला। लगभग इसमें 16 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज तक
1271 आदमियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और करीब 57 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। मंडियों में क्लास और ए क्लास मंडियों में जो अपनी रसोई योजना चलाई गई थी के बेहतर परिणाम हमारे सामने आए हैं। जब ये योजना शुरू की गई तो उस वक्त 15 से 18 रुपए तक टेंडर हुए थे। तब भी हम 5 रुपए थाली के उपभोक्ता थे, किसान थे, हमाल से, पल्लेदार से जो रजिस्टर थे लेते थे। आज 30 रुपए के टेंडर हुए हैं, फिर भी हम उन पात्र लोगों से 5 रुपए ही लेते हैं। बाकी सारा खर्चा मंडी समिति वहन करती है। आज तक इस पे 12.5 लाख लोग इसका लाभ उठा चुके हैं और निरंतर इस योजना की लोकप्रियता होती जा रही है। आप तो बोले मंत्री जी, आप बोलिए। 2 मिनट है। आप पूरी बात बताइए। सम्मान्य डिस्टर्ब नहीं करे 10 मिनट और। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्तर पर सभी जगह किसान भवन बनाए गए। उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता भी बोलना चाह रहे से किसानों की तरफ से जो मांग आने लगी कि दूसरी मंडियों में भी किसानों के लिए विश्राम गृह बनाए जाएं। किसानों के विश्राम गृह के साथ हमने लेबर के लिए भी लेबर शेड बनाने का निर्णय किया। प्रदेश की सभी सुपर क्लास मंडियों में, ए क्लास मंडियों में, सब में ही विश्राम गृह किसानों के लिए और लेबर शेड लेबर के लिए बना दिए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी कृषक साथी योजना में एक थोड़ी सी कमी रह गई थी कि बाकी सभी योजना दुर्घटनाएं कवर हो रही थी, लेकिन एक कभी हाथ टूट जाए, पैर की हड्डी टूट जाए, हाथ की हड्डी टूट जाए तो वो इस योजना में कवर नहीं था। इन हड्डी टूटने पर भी इस योजना को उसमें शामिल किया जाता है और हड्डी टूटने पर उस व्यक्ति को सहायता राशि के रूप में 15,000 रुपये दिए जाएंगे। विभिन्न श्रमिक संगठनों, हमालों द्वारा, मजदूरों द्वारा ये निरंतर मांग आ रही थी कि आज के ज़माने में वो सेहत नहीं रही कि हम 1 क्विंटल की बोरी को उठाएं। सरकारी बारदाना जब 50 किलो का हो गया तो प्राइवेट में भी वो 50 किलो बारदाने की मांग कर रहे थे। तो इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि आगामी खरीफ की फसल से 100 किलो की बजाय 50 किलो बारदाना का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंडियों में सेकंड फेज या उसके बाद में आवंटित की जाने वाली भूखंडों पर जो 20% कोटा महिलाओं का था, बहुत बार ये मांग आई कि विधवा महिलाओं के लिए भी इसमें कोटा दिया जाए ताकि विधवा महिला भी अपने कोई ना कोई रोजगार मंडी में बैठकर कर सके। उस 20% कोटे में से 5% कोटा विधवा महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जाएगा आने वाले समय में। 20 में से 5 कम से कम है, वो मिनिमम। आप ज़्यादा चाहते हो क्या? इसी तरह आप अचल संपत्ति आवंटन नीति 2000 के अंतर्गत सेकंड फेज और उसके बाद जो भी भूखंड अलाट होंगे, ये बड़ी मांग चल रही थी कि विकलांगों के लिए भी कोई ना कोई मंडी में दुकानों का कोटा होना चाहिए।
तो उसमें मैं घोषणा करता हूं कि विकलांगों के लिए भी 3% कोटा पूरी दुकानें जब अलाट होंगी तो दिया जाएगा। अंत में मंत्री जी ने एक बात और कही है कि गाँव में पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है कभी कभी, विशेष परिस्थितियों में सर्पदंश से उससे, तो वो भी प्रोविजो, यदि सत्य बात है प्रमाण पत्र आ जाए तो किसान बेचारे परेशान होते हैं। ये भी उपाध्यक्ष महोदय, पोस्टमार्टम उसमें प्रोविजो आपका विशेष अधिकार ना भी हो, अगर डॉक्टर लिख देता है कि इसके सांप के काटने से तो डॉक्टर कैसे लिखेगा, जला देते हो तो पंचनामे को नहीं, सरकारी डॉक्टर के लिखे हुए कोई माना जाएगा। पंचनामा तो कोई भी कर देगा यार, पंचनामे से नहीं है। सरकारी डॉक्टर लिख देगा कि इसके सांप के काटने से मृत्यु हुई है तो उसको मान लिया जाएगा, चाहे FIR हो ना। चलाने के बाद कैसे लिखेगा मंत्री जी? अंत में मैं पंचायत पे भी विश्वास करिए ना, पंचायत पे, पंचायत समिति नीति में नहीं है जी। अंत में मुझे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के 22 कटौती प्रस्ताव आए हैं, इनका उत्तर मैं 3 दिन के अंदर सभी माननीय सदस्यों को पहुंचा दूंगा। 3-4 माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं बोलकर, उन पे भी यथासंभव कार्रवाई की जाएगी। उनको थोड़ा स्पष्ट कर देते और कोई बात नहीं। अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि जी आप लोगों ने मुझे सुना। धन्यवाद। जय हिंद। आप कुछ पूछे? छह मिनट की देरी है। मांग संख्या 37 कृषि। प्रश्न ये है कि मांग संख्या 37 कृषि के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,71,85,29,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा। प्रश्न ये है कि मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,94,38,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 19 मार्च 2013 के लिए प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।